आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हम यूनिट नंबर 2 की, जो कि क्या है, जो कि है आपकी शोध। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर रिवाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो है सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है, वो आती है आपके यूनिट नंबर सेकेंड के अंदर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है ये कब होती है, ये होती है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम जानते नहीं है, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। ठीक है, एक सबसे पहले क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होती है समस्या। अब इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं अलग अलग हाइपोथेसिस, चाहे वो नल हो सकता है, चाहे वो अल्टरनेटिव हो सकता है। फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपनी डिजाइन। उसके पश्चात क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं डेटा, क्या क्या करने वाले हैं और क्या सारी चीजें करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ये आपके होते हैं 7 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं आप करते हैं वहां पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी समस्या है उसको क्या करते हैं, उसको आप यहाँ पर पहचानते हैं कि हमारे पास समस्या है क्या। ठीक है, ये होता है आपका स्टेप नंबर 1। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंड नंबर पे क्या आता है, वो होता है आपका यहाँ पर परी नहीं, ये परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो करने वाले हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ठीक है, उसके बाद अगला जो आता है स्टेप वो क्या आता है, वो आता है आपके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का, यानी कि आप क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं आप परिकल्पना का निर्माण। ठीक है, दो प्रकार की होती है, नुल होती है और आपकी जो है अल्टरनेटिव होती है, जिसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, आपको आपको बनानी होती है अगली यहाँ पर डिजाइन, लेकिन उसके पहले आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर करते हैं आइडेंटिफाई। ठीक है, यानी कि पहचान करते हैं आप सबसे पहले, उसी के साथ मैनिपुलेट, और उसी के साथ क्या करते हैं आप यहाँ पर कंट्रोल। किसको करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने वेरिएबल्स को, यानी कि अपने चरों को, उसी के साथ आइडेंटिफाई मैनिपुलेट करते हैं अपने चरों को, और फिर आप कंट्रोल करते हैं अपने चरों को। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके वेरिएबल्स की, यानी कि चर की। ठीक है, अब आपकी स्टडी में मैंगो वेरिएबल है या मेमोरी वेरिएबल है, इसमें से आप किसको मैनिपुलेट करेंगे, कहां पर मैंगो देंगे, कहां पर आप देसी वाला मैंगो देंगे, कहां पे आप बादाम वाला मैंगो देंगे, या कहां पर आप कौन सा मैनिपुलेट करने वाले हैं, कहां पर क्या चीज कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, आप क्या मैंगो ऐसे लोगों को देने वाले हैं जिन्होंने मैंगो पहले कभी नहीं देखा या कभी नहीं खाया, या फिर आप देने वाले हैं जो आदतन खाते हैं। ठीक है, फिर आप वो देखेंगे कौन से वातावरण में दे रहे हैं, आप एकदम ठंडी जगह पे दे रहे हैं या एकदम जहां बहुत गर्मी है वहां पर आप मैंगो खिला रहे हैं, यानी कि ये सब चीजें करते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, ओके, फिर क्या करेंगे आप, फिर करेंगे यहाँ पर आप नंबर जो आपका अगला है, यानी कि नंबर 4 कौन सा है आपका, 4 है आपका आपका फॉर्मुलेट करेंगे आप किसको, रिसर्च डिजाइन को। अब क्या बनाएंगे, अपनी R&D बनाएंगे, यानी कि रिसर्च डिजाइन बनाएंगे। रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक प्रकार से आपका ब्लूप्रिंट होता है कि आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, किस प्रकार से। जैसे कि आप देखेंगे ना कि आप क्या करते हैं, आप जब घर बनाते हैं तो घर का क्या बनाते हैं आप, वहां पर घर का आप यहाँ पर नक्शा बनाते हैं। ठीक है, नक्शा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है इतने बड़े से शीट ऑफ पेपर में। इस प्रकार से आप घर का क्या बनाते हैं, एक कच्चा ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि आप कौन कौन से प्रोसीजर का, है ना, आप कितना कहाँ पर क्या चीज है, कौन सा मटेरियल कहाँ पर लगाने वाले हैं, ये क्या बनाते हैं आप, एक प्रकार से ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी रिसर्च के अंदर भी क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है आपका ये जो रिसर्च डिजाइन है वो। ठीक है, इसके अंदर आप कौन सी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, ये सब यहाँ पर आप इसके अंदर बातें करते हैं। अगली बात देखें यहाँ पे 5th नंबर पे क्या करते हैं आप, यहाँ पर करते हैं डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा क्या करेंगे आप करेंगे ऑब्जर्वेशन या फिर आप करेंगे मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि आपको देखना है कि किसी को कितना पेन फील हो रहा है, तो क्या करेंगे आप, हो सकता है उनके शरीर में आप ऐसा डिवाइस लगाए जो बताएगा उनका कितना टेम्परेचर है। ठीक है, कितनी जो है वहां पर वातावरण में ह्यूमिडिटी है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उनको ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो टूल्स हैं इनका यहाँ पर निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पूरा डेटा यहाँ से आपका कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद करेंगे यहाँ पे नंबर 6 में आपके जो रिजल्ट हैं इसको समराइज करते हैं। ठीक है, जो आपका निष्कर्ष निकल के, नॉट निष्कर्ष बट आपके जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं उसको क्या करते हैं, उसको यहाँ पर आप समराइज करते हैं, उसको यहाँ पर आप समरी के फॉर्म में यहाँ पर आप उसको लिखते हैं। ठीक है, ताकि आपने यहाँ पर क्या क्या जो निकाल के लाए हैं उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे और उसको यहाँ पर आप समराइज करेंगे, ताकि आप क्या कर सके, ताकि आप आगे चेक कर सके कि अगला जो स्टेप आने वाला है नंबर 7 का, वो क्या है, वो है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण आप कौन सा करने वाले हैं, कौन सा नहीं करने वाले हैं, वो यहाँ पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए हमने यहाँ पे बताया आपको, दो आपको उदाहरण दिए, एक है आपके मैंगो का, ठीक है, मैंगो, और यहाँ पर जो है आपका दूसरा क्या था, वो था आपका मेमोरी। ठीक है,
समस्या ये थी कि क्या मेमोरी खाने से मैंगो खाने से आपकी मेमोरी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, उसके लिए आपने हाइपोथेसिस बनाया, वेरिएबल्स वगैरह आपने डिसाइड किए। अब क्या किया आपके पास, जब आपने टूल्स के द्वारा आपने डेटा कलेक्ट किया, तो क्या करेंगे, जब आप इस स्टेप में रिजल्ट को समराइज कर रहे हैं तो आपके पास दो टाइप्स होंगे। या तो क्या करेंगे आप इस प्रकार से कर लेंगे टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे आप यहाँ पे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि रिसर्च को समराइज करने के लिए आपके पास दो प्रकार की विधियां होती है। एक तो ये हो गई आपकी कौन सी, ये हो गई आपकी टेबुलर मेथड, और दूसरी कौन सी होगी आपकी, दूसरी होगी आपकी ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो पर्सन ए ने, बी ने, सी ने और डी ने कितने में मैंगो खाए उसको आप लिख देंगे यहाँ पर, और क्या कर देंगे, बता देंगे कि उनकी मेमोरी पे कितना प्रभाव पड़ा कितना नहीं पड़ा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से एक ग्राफ में बता सकते हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, मेमोरी पे इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ, इतना प्रभाव हुआ, या फिर इस प्रकार से प्रभाव हुआ, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप रिजल्ट को यहाँ समराइज करके बता रहे हैं कि हमने क्या रिजल्ट निकाला है हमारी जो स्टडी चल रही है उसके द्वारा, ठीक है। तो आप जो एक रिसर्चर है वो इसका इस्तेमाल भी करता है और इसका इस्तेमाल भी करता है। अगर कोई अच्छा रिसर्चर है तो दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आपका ये जो यूजीसी नेट का जो आपका पेपर एनालिसिस करते हैं हम, उसमें क्या देखिए होता है, देखिए इस प्रकार से होता है ना, ग्राफिकल यहाँ पर, सॉरी टेबुलर होता है आपका, यानी कि यूनिट नंबर 1 से 2019 में, 20 में, 21 में, 22 में कितने कितने सवाल बने, तो आपको क्या मालूम पड़ता है, इस प्रकार से मालूम पड़ता है ना आपको कि क्या करना है, आपको कहाँ से कौन सा सवाल ज्यादा आ रहा है। तो आपको एक अच्छा आइडिया लगता है कि आप किस प्रकार का एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से आप जो है आगे अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये जो डेटा है आपका इस प्रकार से भी बन सकता है इस ग्राफ में कि 2021 में, 2022 में, ठीक है, 2023 में, और कितना सवाल आया यूनिट नंबर 1 से, यूनिट नंबर 2 से, यूनिट नंबर 3 से, यूनिट नंबर 4 से, यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। 2021 में इतने सवाल आए, या 2022 में यूनिट 2 से इतने सवाल आए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में भी बना सकते हैं हमारा जो डेटा है उसको, ठीक है। तो ये हम कौन सी स्टेप पे हैं, ये हमें आपकी स्टेप नंबर 6 पे, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर हम हमारे जो रिजल्ट है उसको हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर समराइज करते हैं, ठीक है। अगला जो नंबर आने वाला है वो किसका है, वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण का आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करिए, यहाँ पर यूट्यूब पे जाके आप देखिए सीसी दबाएंगे ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो आपको हिंदी में भी दिखाई देगा, उसको आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं इस सीसी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं सांख्यिकीय विश्लेषण, उसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं टेस्ट, या तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, या तो आप करेंगे नॉन पैरामेट्रिक का, यानी कि गैर प्राचलिक का या अप्राचलिक का, या फिर आप करेंगे यहाँ पर पैरामेट्रिक का, यानी कि आपके इसका आपके प्राचलिक परीक्षण का, ठीक है। इस प्रकार के आप कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका डेटा किस प्रकार का है। अगर आपका नॉमिनल होगा तो आप कौन सा करेंगे, ऑर्डिनल होगा तो कौन सा करेंगे, इंटरवल या डेटा, कौन सा डेटा आपने लिया है, आपका पर्पस क्या है एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो उस सब के लिए क्या करते हैं आप इनका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ आप क्या सेट करते हैं, आप करते हैं सेट यहाँ पर सिग्निफिकेंस की लेवल, ठीक है। सिग्निफिकेंस की लेवल भी आप सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आप नल हाइपोथेसिस को कहाँ पर रिजेक्ट करने वाले हैं, 0.05 पे रिजेक्ट करने वाले हैं, या 0.01 पे रिजेक्ट करने वाले हैं, या एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका ये वाली स्टेप के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जब आप सब कर लेंगे तो आप क्या अंत में आते हैं, अंत में आते हैं आप नंबर लास्ट स्टेप में, 7-8 जो आपकी स्टेप्स होती हैं, ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप जो निष्कर्ष है उसको यहाँ पर आप निकालते हैं कि आपका जो रिसर्च है सक्सेसफुल हुई है नहीं हुई है, क्या नल आपने रिजेक्ट किया है या आपने एक्सेप्ट किया है, वो सब चीजें आप क्या करते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ प्रमुख स्टेप्स जिसको हम पढ़ते हैं आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। और ये देखिएगा आपको हमेशा पीवाईक्यू में पूछा भी जाता है। अभी रिसेंटली ये जो है आपको पीवाईक्यू के अंदर यहाँ पर पूछ भी रहे थे कि आपके इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, एंड चौथा कौन सा होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लगाते हुए चले आते हैं। एंड चलिए फिर ये रहा आपके सामने सवाल, इस सवाल को लगाइए और क्या होगा सही आंसर उसको यहाँ पर देने का प्रयास करें। सवाल क्या बोल रहा है यहाँ पे, सवाल बोल रहा है आइडियली अ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि जो आपकी शोध समस्या है वो आइडियली यानी कि आमतौर पर कैसी होनी चाहिए, ठीक है। आमतौर पर आपकी शोध समस्या कैसी होनी चाहिए वो यहाँ से पूछ रहे हैं। बी फाइनेंशियली वायेबल, ठीक है, मतलब आपकी जो है पैसों के रूप से आपको ऐसा नहीं है कि ऐसी आप रिसर्च कर रहे हैं जो मतलब आपके लिए क्या हो, आपके लिए पॉसिबल हो। बी फाइनेंशियली वायेबल, ठीक है, ऐसी समस्या होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब आप जो है यहाँ पर रहकर, अगर हम बात करें आप इंडिया में रहकर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप जो है अफ्रीका की प्रॉब्लम जो है कोई सॉल्व कर देंगे, या अफ्रीका की जनसंख्या कम करवा देंगे, या इस प्रकार की चीजें, ठीक है। हो सकता है आप सोच रहे हो, यहाँ पे विचार आपका जो है सराहनीय है, लेकिन क्या ये फाइनेंशियली वायेबल है, इसमें आपका घर, जमीन, जायदाद, या फिर आपके पूरे मतलब आपके जो जितने पहचान वाले हैं उन सभी के साथ जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बी फाइनेंशियली वायबल ऐसी होनी चाहिए। उसके साथ देखिए एड्रेस अ नोवेल फिनोमेना,
कोई नवीन वस्तु इसको निकालनी चाहिए, शुड बी सोशली रिलेवेंट, उसका सामाजिक रूप से जो है उसका रिलेवेंस होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप ऐसी चीज निकाल रहे हैं जो सोसाइटी के बिल्कुल भी काम नहीं है, या जो आपका सोशल समाज जो आपका है उसके लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, ऐसी होनी चाहिए। और चौथा बोल रहा है हैव बीन एक्सटेंसिवली वर्कड अपॉन बाय प्रीडिसर्स, यानी कि पूर्वजों द्वारा जो है आपके पहले या आपके पहले जो रिसर्चर थे उनके द्वारा इस पे काम हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होती है वो आपसे पूछ रहे हैं। ए बी आपके सामने ऑप्शन है, ए बी सी ऑप्शन है, ए डी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करें एलिमिनेट करते हुए देखते हैं इसको, यहाँ पर हैव बीन एक्सटेंसिवली वर्कड अपॉन बाय प्रीडिसर्स, ऐसा नहीं है ना कि इस पे जरूर काम हुआ हो, इस शोध के ऊपर, इस रिसर्च के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले किसी ने काम किया हो तभी हम इस पे करेंगे। अगर ऐसा होता तो जो जीन पियागेट है वो अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी जब ला रहे थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाद में हो सकता है व्यगोत्स्की नहीं लाते, ठीक है, क्योंकि वो क्या सोचते पहले इस पे काम हुआ है तभी मैं लेके आऊंगा, या फिर एरिक्सन की जो अलग से आई थी वो भी बोल रहे थे कि नहीं पहले काम तो हो रखा है ना, इस पे तो लाऊंगा। ऐसा नहीं, जो भी आप देखिए नया नया जो आ रहा है इस पे क्या हुआ, इस पे कभी भी काम नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो बताइए ऐसी शोध समस्या, ऐसी प्रॉब्लम को दूर करना जिसपे पहले कभी काम नहीं हुआ वो अच्छा है, या फिर जिसपे पहले काम हो चुका है वो वाला अच्छा है, आप खुद सोचिए, ठीक है। ऐसी समस्या को सॉल्व करना अच्छा है ना जिसपे क्या हो, जिसपे कभी भी काम नहीं हुआ हो, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये लेक्चर यूनिट नंबर सेकंड का, ठीक है। यूनिट नंबर सेकंड रिसर्च में देखिए आपको कम देखने मिलती है, लेकिन लर्निंग पे देखिए हर तीसरा लेक्चर मिल जाएगा, मेमोरी पे आपको मिल जाएगा। तो बताइए एक अच्छा लेक्चर कौन सा हुआ जो इन सब की बातें कर रहा है, आई मीन जो आपके रिसर्च में बातें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैव बीन एक्सटेंसिवली वर्कड अपॉन द प्रेडिसेसर्स, ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम हमारी कभी नहीं हो सकती। तो जैसे ही आपने डी को एलिमिनेट किया आप पहुंच चुके हैं दो ऑप्शन तक। अब आपके पास ऑप्शन है ए एंड बी ओनली और ए एंड बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बी फाइनेंशियली वायबल और नोवेल फेनोमेना तो होना चाहिए, ये दोनों बात बिल्कुल सही है। अब आपको केवल चेक करना है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर सी सही है या नहीं, शुड बी सोशली रिलेवेंट, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा होना ही चाहिए। सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के क्या गुण है, कैसी होनी चाहिए, बी फाइनेंशियली वायबल, है ना, पैसों से उसको जो है संपूर्ण होना चाहिए कि आप उसको कर सकें, एड्रेस और नोवेल फेनोमेना, कोई नवीन चीज वहां पे बता रहा हो हमको, और शुड बी सोशली रिलेवेंट। तो आप जितनी भी थ्योरीज वगैरह देखते हैं जो डेवलपमेंट वगैरह होता है किस प्रकार से होता है, रिसर्च प्रॉब्लम पहले बनती है इसी प्रकार के, ठीक है। फाइनेंशियली वायबल रहती है, सोसाइटी के लिए काम आएगी, और नोवेल फिनोमेना रहता है, ठीक है। चाहे हम बात करें वहाँ एरिक्सन की सीरीज की बात करें, चाहे हम जो आपकी कंप्लायंस टेक्निक्स हैं उनकी बात करें, चाहे हम ओबीडियंस की बात करें, चाहे हम एक्सेट्रा किसी भी चीज की बात करें, हेल्थ बिलीफ मॉडल की बात करें, चाहे हम एट्रीब्यूशन की बात करें, ये जो भी निकल के आ रहा है देखिए कहाँ से निकल के आया है, कहीं ना कहीं पहले किसी ने प्रॉब्लम फेस की होगी, उनके लिए फाइनेंशियली वायबल होगी। सरकार ने हो सकता है पैसा, ऐसा नहीं कि आपके घर से पैसा जाएगा, सरकार भी पैसा दे सकती है आपको इन कामों के लिए, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं, ठीक है। एड्रेस और नोवेल फिनोमेना, कोई नवीन के लिए काम करना है हमको, और यहाँ पे शुड बी सोशली रिलेवेंट, ये तीनों ही हमको यहाँ मिलना चाहिए। तो सही आंसर क्या होता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी एंड सी ओनली। तो आई होप आपको ये रिवीजन क्लास पसंद आई होगी, आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है इसको एक लाइक कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली समय में इसी प्रकार के रिवीजन क्लास को आप एक्सेस कर सकें। और इसी के साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए और आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। वहां पे इसी प्रकार के आपको छोटे छोटे लेक्चर 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट के आपको ऐसे मिलते हैं, जिसके अंदर काफी सारा कंटेंट, काफी सारी चीजें होती हैं, इसको देखकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और जल्द से जल्द जो है यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।